हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए साथियों, आज को सेशन को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से साथी बोलते हैं सर सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो ठीक है, हम इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सेशन को थोड़ा सा करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और यार मैं शॉर्ट करने के ही चक्कर में क्या है, चीज़ों को लिख देता हूँ पहले, ताकि लिखने का अगर दोस्तों मैं लिख के समझाऊंगा चीज़ें, तो आपका ये जो सेशन इतने मिनट का होता है वो लगभग डबल का हो जाएगा। अगर मैं कोई सेशन मैं आधे घंटे के लेता हूँ, कोई 40 मिनट का लेता हूँ, कभी कभी सेशन लंबा हो जाता है तो लगभग 1 घंटे का भी हो जाता है। अगर मैं लिख के सेशन लूँ तो लगभग 1 घंटे का सेशन 2 घंटे 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को पहले से लिख देता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। और मैं अब थोड़ा सा आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैंने जैसे देखो आज थोड़ा सा लेट आया, तो मैं आपको एक चांस देता हूँ। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले सको तो ले लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसी के साथ ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ना यार एक शॉर्ट नोट्स अपने पास बना के रखा करो, क्योंकि भाई यही नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये आपकी बुक्स मोटी मोटी किताबें आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी। खुद को मतलब अपना एक खुद का नोट्स बनाना होगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़े से पंडित होय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। इसका क्या मतलब है भाई? 2.5 अक्षर कहाँ पढ़ेंगे आप? जब 2.5 अक्षर नोट्स बनाएंगे तभी तो 2.5 अक्षर पढ़ेंगे। तो पूरा मतलब बुक्स पढ़ेंगे तो मोटी मोटी पोथियाँ रामायण महाभारत की तरह हैं। तो आप जब आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो उसे बोलेंगे भाई 2.5 अक्षर नोट्स का पढ़े से यूपीएससी होए, ठीक है। तो इसी बोलते हैं कि मतलब कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोटी मोटी किताब पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। और भैया 2.5 अक्षर नोट से बनाए से 2.5 अक्षर नोट बनाए से यूपीएससी जल्दी से होए। तो ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बिना नोट्स के सिलेक्शन नहीं होने वाला, खुद का एक नोट्स बनाना होगा। और मैं चीज़ें ये दोस्तों मैं अपने नोट्स में से इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके आपको पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस का सहारा लेता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लेता हूँ, मैं गूगल पे जाके काफ़ी सारी वेबसाइट को भी सर्च करता हूँ, और एनसीईआरटी को मैंने देखा है, ठीक है। और इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक को भी देखा है पॉलिटी के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर मैंने आपके लिए एक लेक्चर बनाता हूँ, जो कि काफ़ी शॉर्ट्स में होता है और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में कहीं भी सर्च अगर यहाँ से क्वेश्चन आप 100% सॉल्व करेंगी, अगर मेंस में इन सब चीज़ों को लिखेंगे तो बिल्कुल ही आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कंटेंट भैया 100% विश्वास कीजिएगा, कोई भी कंटेंट किसी भी तरह की कमी नहीं की जा रही है। तो चलिए आज का मतलब लेट ना करते हुए, नहीं तो फिर से वही हो जाएगा, सर बोलते हैं कि लेट नहीं करते हुए और लेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज का हमारा जो सेशन है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये काफ़ी यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसमें एक ये भी चीज़ें हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चेत गई है कि भैया अब इंडिया ही बचा है हमारे पास, हमें इसको अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अब ये निकल गया तो सब कुछ मामला हाथ से निकल जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, फिर हम आगे देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट आखिर आया क्यों था। तो 1773 का एक्ट आया, और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा 1781 का आया, फिर अब आया है पिट्स इंडिया। तो उसमें क्या चीज़ें कमी रह गई थी या फिर इसको लाने का क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले हम डेली की तरह, जैसे हम लोग प्रीवियस मतलब पिछले क्लासेज में हमने ये भी देखा था, मैं हर एक्ट के पीछे ये मतलब अपना एक फॉर्मेट रखता हूँ कि आखिर सारे एक्ट आते क्यों, उनका आने का रीज़न क्या था, और आए तो क्या क्या प्रावधान थे, या आने के बाद उसमें कमियाँ या लाभ क्या थे उसके, फिर हम इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। ठीक वैसे ही हम इसको एक्ट को भी पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे एक एक चीज़ों का इसका। तो पहले क्वेश्चन ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट आखिर 1784 जो 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, वो आया ही क्यों था। पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में, एक जेन्युइन बच्चे के दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आखिर पिट्स इंडिया एक्ट आया ही क्यों। तो पहला कारण जो है उसका ये है कि कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण मजबूत करना। तो भैया कोई भी एक्ट आए, गवर्नमेंट का यही रहता है कि हम लोग पिछले कुछ नियम बनाए थे, कुछ चूक या कमियां रह गई थी, तो हम लोग उसमें क्या थोड़ा संशोधन करके अगला एक्ट लाते हैं।
तो यही तो भाई रहता है। जैसे अगर हमारे संविधान में संविधान संशोधन की अनुमति हमारा संविधान क्यों देता है? क्योंकि जब संविधान सभा उस समय बनी थी, फिर उस समय संविधान बना, तो उसमें एक 368 आर्टिकल डाला गया, जिसमें बोला कि भैया कि समय समय पर आप संविधान संशोधन कर पाओगे, अपनी आवश्यकता समय काल स्थिति के अनुसार आप संशोधन कर पाओगे। क्योंकि यार जब उस समय संविधान बन रहा था, बताइए अगर आप लोग के दिमाग में पता नहीं कि आया कि नहीं, क्यों आया कि नहीं कभी, लेकिन मेरे दिमाग में तो भाई कभी काफ़ी बार आया कि यार आखिर संविधान इतना अच्छा बना था, तो इसमें संशोधन की शक्ति दिया है क्यों संसद को हमारे? तो ठीक है, तो फिर बाद में ये समझ में आया कि यार अगर मान लो संविधान में संशोधन की शक्ति नहीं देते ये लोग, अगर आज की स्थितियाँ कुछ अलग हो जाती भाई। जो 50-100 साल पहले स्थिति थी, क्या हमारा स्थिति आज भी वही है? अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, साइंस चेंज हो रहा है, लोगों को रहन सहन तौर तरीका चेंज हो रहा है ना, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब से कानून भी तो चेंज होगा। आप बताइए 100 साल पुराना कानून क्या आज के दिन में लागू हो पाएगा? नहीं लागू हो पाएगा। सीधी सी बात है, बहुत चीज़ें अब बदल चुकी हैं, तो उस हिसाब से कानून भी अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट तो तभी होगा जब संविधान संशोधन कहीं गुंजाइश रहेगी, तभी तो अपडेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो संविधान सभा को लगा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अब जमाने के हिसाब से हम लोग जो आज लिख दें कि नहीं यही रूल सही रहेगा, क्या पता वो 100 साल बाद ना सही हो। क्योंकि भाई एक रूल हर साल पे थोड़ी लागू, हर युग पे एक ही रूल थोड़ी ना चलेगा यार। अब जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, तो क्या अब भी चलने जाएगी? नहीं चलेगी, नहीं वैलिड है। अब लोग समझदार हो चुके, लोग तार्किक हो चुके हैं, नहीं चलेगी। पहले स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब तो दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल चुकी हैं। पहले जो है 18 साल में लड़कियों की शादी की जाती थी, लेकिन उसको बाद में 21 कर दिया गया। तो बदली ना चीज़ें समय के साथ भाई, कि पता चला कि नहीं 21 में ठीक रहेगा, ताकि उनको पढ़ने लिखने का मौका मिल जाएगा ठीक से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्या है, समय के साथ हम लोग रूल्स को अपडेट करते रहे। तो ऐसे इनको भी लगा कि जो 1773 आया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, और इसके बाद जो 1784 ले आए, उन्हें लगा थोड़ा सा और हम लोग अपडेट करते हैं। तो पहला कारण ये हो गया कि कंपनी ने भारतीय शासन पर नियंत्रण मजबूत करना था। तो भैया बोले कि कंपनी पर भी हम थोड़ा सा नियंत्रण और मजबूत करेंगे, और भारतीय पर अगर शासन करना है तो शासन को थोड़ा और बढ़िया से चलाना पड़ेगा। तो इसलिए पहला कारण तो ये हो गया क्विट्स इंडिया एक्ट आने का। और दूसरा कारण ये हो गया कि अमेरिकन क्रांति तथा अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1776 में। वहाँ पर 1776 में क्या हुआ, अमेरिका, तो दोस्तों आप शायद ना जानते हो, लेकिन हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, या फिर अमेरिकन क्रांति क्या थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन वहाँ भी अमेरिका पर भी कब्जा बना के रखा था। मतलब अमेरिका भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, उसके अंडर में रहती थी, जैसे हमारा इंडिया था। लेकिन 1776 में क्या हुआ, अमेरिका में एक क्रांति हुई और अमेरिका आज़ाद हो गया। अब इंग्लैंड के पास, मतलब ब्रिटेन के पास सिर्फ एक ही बढ़िया जो समृद्ध राज्य बचा था, वो था भारत हमारा, ठीक है। तो इनको लगा अगर भारत भी हाथ से निकल गया, जो गलतियाँ हमने वहाँ अमेरिका में की, वो गलतियाँ हम भारत में नहीं दोहराएंगे, ठीक है। अगर वही गलतियाँ दोहरा दी तो परिणाम वही होगा जो अमेरिका में जैसे आज़ादी मिल गई, भारत भी बहुत दिन पहले ही आज़ाद हो गया होता। तो उन्हें लगा यार नहीं, हम लोग एक बढ़िया से अब धीरे धीरे इस पर, अब तो क्योंकि अब इनका भाई शासन जब वहाँ से भाग आए ये लोग अमेरिका छोड़ के, अब पूरा फोकस ब्रिटेन का सिर्फ भारत पे था। अब भारत पे कितना अच्छा से अच्छा नियंत्रण किया जाए, ताकि भारत को जल्द से जल्द हाथ से निकलने ना दिया जाए। तो दोस्तों इसीलिए हमें भारत को आज़ाद कराने में 100-150 साल और लग गए अमेरिका से ज़्यादा। क्यों लग गए? इसलिए लग गए क्योंकि अब ब्रिटेन की नज़र पूरी तरह से भारत पे आकर गड़ी थी। तो दूसरे कारण ये भी हो गया कि अमेरिकन क्रांति तथा अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, तो ब्रिटेन की पूरी नज़र मतलब भारत पे पड़ी है कि हम भारत को कैसे भी करके छोड़ेंगे नहीं। और एक भारत जो है समृद्ध मतलब देश तो था ही उस समय, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया कितनी समृद्धि थी, सोने की चिड़िया भारत ऐसे थोड़ी ना कहा जाता था। तो इतना समृद्धि है जब देश में, अगर इसके ऊपर हम बढ़िया से शासन करेंगे, बढ़िया से कैप्चर करके इसको रखेंगे, तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे ब्रिटेन वाले। उनकी गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी। तो भारत एक समृद्ध देश था जहाँ से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। एक तीसरी वजह ये थी, इसलिए ये लोग भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पे। अगर कोई मान लो अफ्रीका का देश होता, जैसे सोमालिया हो गए, घाना हो गए, ये लोग बहुत ही गरीब देश है, अगर वहाँ पर ब्रिटेन अपना कब्जा जमाया यार, खुद पब्लिक खुद ही खाने के लिए मर रही, ये लोग क्या जाएंगे वहाँ पर लूटने? वहाँ पर ना कोई समृद्धि है, ना कुछ खनिज पदार्थ है, ना कोई और कुछ भी निकल भी नहीं रहा है, तो वहाँ पर क्या मतलब रहेगा? लेकिन इनके लिए भारत तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश था जहाँ पूरी तरह से समृद्धि थी। तो इसलिए लोग भारत को कतई छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसलिए लोग क्या है, धीरे धीरे अपने रूल्स को और ज़्यादा अपडेट कर रहे थे धीरे धीरे। तो उसी क्रम में अगर हम चौथा कारण एक देखें, तो क्योंकि पहले से ही कंपनी ने अपना अच्छा वर्चस्व बना लिया था, बस इसे संभालना था।
तो साथियों क्या हुआ यहाँ पर, तो मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने आई थी पहले, तो ठीक है 1600 में आई, फिर इसके बाद 100-150 साल उन्होंने व्यापार किए, लगभग 150 साल। फिर 1764-65 में क्या हुआ, ये लोग इलाहाबाद की संधि किए, मतलब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ये लोग जीते। फिर इनका मूड बन गया कि भैया व्यापार नहीं, हम पॉलिटिक्स भी करेंगे इंडिया में और यहाँ पर शासन भी करेंगे। शासन जब करेंगे तो अच्छा सा बढ़िया पैसा, मोटा पैसा कमा पाएंगे। तो ठीक है भैया, तो सबसे बड़ा रुपया, और ध्यान से देखो भैया, क्योंकि पहले से ही कंपनी ने अपना अच्छा वर्चस्व बना लिया था, बस इसे संभालना था। तो कंपनी ने जब पहले सब कुछ यहाँ पर बना लिया था, तो ब्रिटेन को क्या करना था, सिर्फ अपने रूल्स बनाने थे, अपने ऑफिसर्स बनाने थे। क्योंकि ब्रिटेन ने मतलब यहाँ की जो वहाँ की कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ ने तो एक अच्छा मतलब वो जमा ही रखा था, मतलब एक अच्छा वर्चस्व अपना बना लिया था। आप देख रहे होंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इन्होंने अच्छे से कैप्चर कर लिया था। तो बस जब सब कुछ यहाँ पर भैया बना बनाया माल बना के तैयार है, बस खाना है, तो खाने के लिए ब्रिटेन वाले बस सिर्फ चम्मच भेज रहे हैं। तो भैया चम्मच यहाँ से बढ़िया से भेज रहे हैं, हाथ में लगने ना पाए, कोई जान भी ना पाए, चुपके से खा लो बस अंदर बैग मुँह डाल के। ठीक है, मैं एक बार, मुझे एक वाक़या याद आ गया मुझे। जब मैं एक बार जो है एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो रेलवे में क्या हुआ कि कोई बच्चा था, वो कुछ घर से लेकर आया था, तो वो साइड में ही बैठा था। तो वो क्या अपने बैग में अपने मुंह जो है अपने बैग में डाल लेता था, और कुछ लिया था अंदर से खा के, फिर बैग से बाहर मुँह करता था। तो मुझे वो चीज़ें देख सोच के काफ़ी हंसी आ रही। तो ऐसे ऐसे बच्चों से भाई भेंट हो जाती है कभी कभी जो है। तो क्या है, तो वो इतना शर्मा रहा था कि यार इन लोगों के साथ शेयर करने से अच्छा है कि हम क्या है बैग में अपना मुंह डाल के यार खा लेता था, और फिर जब उसी में खाने के बाद फिर बैग को अपने लॉक कर देता था यार। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आस पास है थोड़ा शेयर करके खा लीजिएगा, ठीक है यार। खाने से क्या होता है भाई, क्या होता है गरीबों की हालत है ना। चलो यार, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। उसको मैं सोचता हूँ, मुझे काफ़ी हंसी आती है। अब यहाँ पर देखो, अब तो हम जान चुके हैं कि आया क्यों है। अब दूसरा प्रावधान देखते हैं इसके यहाँ पर, कि मतलब फिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान रहते थे, ठीक है, क्या क्या प्रावधान आए थे इसमें। अभी तो हमने देखा कि आया क्यों, इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्यों थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या नियम आया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका पहला नियम निकल के आता है, वो है कि कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पृथक मीन्स अलग कर दिया भैया, इतना तो समझते हैं आप लोग ना। तो कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। राजनीतिक मीन्स बोले यार ना, ये मतलब कंपनी क्या, मतलब ब्रिटेन सरकार क्या कर रही है, बोले यार अगर एक ही लोग सब करेंगे, एक ही लोग पॉलिटिक्स कर रहा है आदमी, एक ही आदमी व्यापार करो, कितनी कितनी चीज़ें संभालेगा। ऐसा करते हैं हम, व्यापार वाली संस्था मतलब व्यापार वाली बॉडी अलग करते हैं और पॉलिटिक्स करने वाली बॉडी अलग करते हैं, क्योंकि अब उन्हें शासन करना था, सही से शासन करना था भारत पे। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स करने के लिए एक नई संस्था का निर्माण किया, जिसे बोलते हैं BOC का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन्होंने बनाया। तो BOC का निर्माण किया, और COD थी पहले से थी ही दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ, कितनी बार मैं बोला, अगर आप मेरी इस वीडियो पर आ रहे हैं तो पहले पिछले वीडियोस देख के आए। मैं यार यहाँ पर बार बार COD BOC को एक्सप्लेन नहीं करूँगा यार, इतना टाइम नहीं। आज मान लो आज तो BOC में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि BOC का निर्माण आज ही हुआ है, ठीक है। लेकिन COD में बहुत अच्छे से पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो BOC का निर्माण किया गया। तो BOC का निर्माण क्या हो गया कि मतलब BOC में क्या क्या चीज़ें थी, तो वहाँ पर ब्रिटेन के संसद के प्रतिनिधि थे। अब देख रहे हो साथियों, ये लोग अब सिर्फ कंपनी के प्रतिनिधि नहीं है, ये ब्रिटेन के संसद ने इन्हें नियुक्त किया है, वहाँ से भेजा है कि ये इसमें क्या है। दूसरी बात, इसमें 6 सदस्य हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन के संसद के प्रतिनिधि थे BOC में, जो थे वो ब्रिटेन के संसद के प्रतिनिधि थे, और उसमें सिर्फ 6 सदस्य थे BOC में, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फुल फॉर्म इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इन 6 सदस्यों में एक था राज्य सचिव, एक था चांसलर, और 4 थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य। उनके यहाँ भैया कुछ प्रिवी काउंसिल होता होगा, तो उसके वो सदस्य थे, और एक राज्य सचिव उन्हीं का यहाँ का होता था, और एक चांसलर। ये सब जितने 6 लोग हैं ना, सब ब्रिटेन के संसद के प्रतिनिधि थे। यहाँ से कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए थे। तो देख रहे हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट अपना कैसे डायरेक्ट कंट्रोल बना रही है कंपनी के ऊपर, ताकि बढ़िया से एक अच्छा शासन व्यवस्था बनाई जा सके। तो यहाँ पर राज्य सचिव जो होता था वो क्या था, वो अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो राज्य सचिव क्या था, वो अध्यक्ष होता था BOC का। और तो ठीक है, यहाँ पर आप देख चुके हैं।
अब हम देखते हैं कि अब बीओसी होने से क्या हो गया, लेकिन सबसे पहले इसके देखते हैं कि हम इसके पहले क्या नियम हुआ करता था। जैसे अगर हम 1773 तक देखें तो सबसे पहले सीओडी होती थी। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मतलब कंपनी के सबसे ऊपर होती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे। इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको अच्छे से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे। यही कंपनी के सारे रूल तय करते थे, यही कंपनी का प्रशासन भी देखते थे, कंपनी का पॉलिटिक्स राजनीति भी यही देखते थे। जो रूल ये बनाते थे उसको कंपनी में एक अधिकारी होता था जिसे हम गवर्नर जनरल बोलते थे, वो लोग इसको फॉलो करते थे, ये लोग जो रूल बनाते थे। तो ये फिर इसके बाद गवर्नर जनरल के माध्यम से व्यापार और प्लस राजनीति दोनों देखी जाती थी देश की। लेकिन अब क्या हो गया, अब बोले भैया कि व्यापार कोई अलग दिखेगा और राजनीति कोई अलग देखेगा। तो व्यापार के लिए इन्होंने मतलब व्यापार तो बोले चलिए सीओडी ही देखेगा, आप ही लोग देखिए। और राजनीति के लिए इन्होंने बीओसी को बना दिया, नई एक मतलब संस्था बना दी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर देख रहे हो आप दो प्रकार से शासन। यहाँ पर देखेंगे तो एक बार बोलेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन आया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आपको द्वैत शासन देखने को मिलेगा कि एक संस्था व्यापार देख रही है, दूसरी संस्था राजनीति। भाई द्वैत शासन मीन्स क्या हुआ, जब दो चीज़ों को कोई दो अलग अलग बॉडीज देखें, ठीक है। तो यहाँ पर व्यापार को सीओडी देख रही है, राजनीति को बीओसी देख रही है। तो यहाँ पर अब गवर्नर जनरल हमेशा कन्फ्यूज हो जाता था, यार कभी सीओडी बोल रही है कि चलो ये वाला काम कर लेते हैं व्यापार वाला भैया कि तुम ऐसा करो, फिर बीओसी बोल रही नहीं आप जो है पॉलिटिक्स में ऐसा करो। तो फिर इसके बाद इनसे पूछा था गवर्नर जनरल, फिर इनसे पूछता था, फिर निर्णय लेता था। तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत इनको महसूस हो रही थी। अब साथियों अगर हम यहाँ पर देखें एक तीसरी बात जो देखें इस प्रावधान में तीसरी बात जो थी, देखिए साथियों यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाए। मैं थोड़ा सा पेन में चला देता हूँ, मतलब मार्कर चला दी हूँ, थोड़ा सा वो लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब मैं पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल अगर वहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो भैया आप भटक जाएंगे, सोचेंगे सर पता नहीं कहाँ टिक सब मार दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या है तीसरा जो इसका अगर हम नियम देखें, इसमें तीसरा प्रावधान क्या था, जो यार मैं जी लिखा हूँ ना, एक गवर्नर जनरल समझ लो यार, इतना बड़ा टर्म कौन लिखे गवर्नर जनरल, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ठीक है। तो गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य 3 हो गया। पहले क्या हुआ था, गवर्नर जनरल एक हुआ करता था प्लस उसके परिषद में 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब से एक गवर्नर जनरल होगा और उसके परिषद में 3 सदस्य हो गए, मीन्स एक सदस्य को घटा दिया गया। और इसी प्रकार की परिषद अन्य गवर्नरों को भी यही सुविधा मिल गई। बोले सिर्फ यहीं पर नहीं, तो वहाँ पर इस समय क्या हो 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी मुख्यतः, बंगाल थी, फिर के बाद मद्रास थी, फिर इसके बाद बम्बई थी। तो बोले तीनों प्रेसिडेंसियों में जितने भी, बंगाल को तो हालांकि पहले तो ये सुविधा मिली थी, मतलब एक गवर्नर जनरल होगा और 4 परिषद में उसके सदस्य होंगे। बाद में क्या हुआ, बोले यार एक गवर्नर जनरल जो बंगाल में जितने जैसे उसमें एक घटाया गया, 3 किया गया, उसके परिषद में 4 सदस्यों में 3 सदस्य किया गया। तो बोले यही सुविधा सारे प्रेसिडेंसियों को मिलेगी, मतलब वहाँ भी सब जैसे तीनों में गवर्नर हो गए एक में, और तीनों गवर्नरों को एक काउंसिल मिलेगी जिसमें 3-3 सदस्य होंगे। तब आप सोच रहे होंगे सर फिर अंतर क्या हुआ, जब तीनों के पास वही सारी शक्तियाँ हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल में फिर अंतर क्या हुआ। तो अंतर ये हुआ भैया कि गवर्नर जनरल का निर्देश मानने के लिए बाध्य थे अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नर। सिर्फ गवर्नर जनरल, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, सब गवर्नर जनरल नहीं होते, वो भी सब गवर्नर ही थे, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल हो गया था। तो उसकी बात मानने के लिए, उसका निर्देश मानने के लिए अदर प्रेसिडेंसियाँ बाध्य थी। अगर ऐसा नहीं मानती हैं तो वो उनकी सदस्य मतलब काउंसिल उनकी भंग कर सकता था, वो इसके पास इतना पावर थी। जैसे अगर आज देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर एक मतलब राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, उसमें क्या रहता है कि राष्ट्रपति शासन कुछ आधार है जिस पर लगाया जा, जैसे कि अगर केंद्र कुछ निर्देश दे और राज्य ना माने, या फिर मतलब राज्यपाल को ऐसा लगे कि केंद्र मतलब राज्य जो है कोई ऐसा कानून बना रहा है जो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है या संवैधानिक आधार पर राज्य का कार्य नहीं कर रहा है, तो वैसा अगर राष्ट्रपति को बताता है तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यों में, ये उसका पास पर्याप्त आधार है। तो ठीक इसी प्रकार से है, अगर गवर्नर जनरल का निर्देश नहीं मानेंगे तो वहाँ की सरकार भंग कर देगा वो। तो ठीक है, एक चीज़ यहाँ से हम संविधान में ये सीखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के कैसे होता है, ठीक है। अगर हम चौथी यहीं पर बात करें तो देशी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी। तो भैया बोले
अब जैसे पहले होता था कि मतलब जो कंपनी होती थी किससे कहाँ पॉलिटिक्स कर रही, इनके साथ ऐसा कर रही, उनके साथ छल कर रही, कपट कर रही, वहाँ कभी युद्ध कर ली, वहाँ से कर ली, कभी घाटे में हो गई, ब्रिटेन से गई कर्जा मांग ले कि सरकार हम तो हार गए, मर रहे हैं, वहाँ के राजा बहुत ही तगड़े हैं, और जबकि यहाँ के राजा रोज ही हार रहे हैं, लेकिन वहाँ पैसा मांगना है भाई तो कुछ न कुछ बहाना लेकर गए। ये नहीं बता रहे कि हम लोग इतने करप्ट हो चुके हैं कि अपनी जेब भर भर के बैठे हैं, भाई अपनी जेब से कंपनी क्यों चल रहे हैं, सबको तो ऐसा रहता है। तो ये कारण तो बताते नहीं। तो ब्रिटेन बोले भैया अब ऐसा बहुत हो गया, जब भी पॉलिटिक्स करोगे ना, जब भी किसी राज्य से संधि करोगे, संधि मीन्स बोले कोई अगर समझौता करोगे या फिर किसी राज्य से आपको युद्ध करना हो, देखो अंग्रेजों के बस में तो 3 ही राज्य थे ना अभी, जैसे बंगाल बोला मैंने, मद्रास बोला, बम्बई बोला, 3 के अलावा तो अभी सब स्वतंत्र ही थे भारत में। तो बोले अदर से अगर आपको मतलब जो इसमें यहाँ पर क्षेत्रीय राजा भी बहुत थे, ठीक है, तो जिन्हें क्या है बोले अगर आप उनसे युद्ध करते हो या फिर संधि करते हो तो सबसे पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा अब जैसे पहले आप लोग मनमानी करते थे, अपनी राजनीति अपना बड़ा दिमाग लगाते थे, ठीक है। तो बोले ठीक है सर, अब क्या करेंगे, लेना ही पड़ेगा। और 5वां प्रावधान पर यहाँ पर ये हो गया कि विजित क्षेत्र ब्रिटिश भारत होगा। ये क्या हो गया कि विजित क्षेत्र ब्रिटिश भारत कहा जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत विजित क्षेत्र क्या है, ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र जीते थे, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस पिट्स इंडिया एक्ट में कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी क्षेत्र जीते हैं उसको क्या है वो बोला जाए कि ये ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है, मीन्स ये ब्रिटेन का ही एक राज्य है। वो उसकी संप्रभु क्या ही मानी जाएगी, अगर उस पर हमला करते हैं तो माना जाएगा आपने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया है, तो ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मतलब क्या यहाँ से मतलब पूरी तरह से मतलब ब्रिटेन का शासन आ गया था, तो नहीं दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं है। हाँ, ब्रिटेन का शासन यहाँ पर काफ़ी हद तक आ गया था, लेकिन क्योंकि अभी वो कंपनी के माध्यम से ही शासन कर रहे थे, अभी कंपनी को इन्होंने बिल्कुल से हटाया नहीं है, ठीक है। वो 1858 के बाद वो लोग हटा देंगे, 1857 की क्रांति के बाद, तो वहाँ से माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इनको शासन करने के लिए कंपनी को बीच में लाना पड़ रहा है, तो अभी डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर नियंत्रण नहीं हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पिट्स इंडिया एक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। ऐसे ही मैं सारी वीडियोज़ में लेकर आ रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट से लेकर आऊँगा यार, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से यार यहाँ पर सबको जोड़िए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।